हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अपना मार्केट जो इतना अच्छा गिर रहा है अभी, एक इतना अच्छा फॉल आया है मार्केट में, तो उस पर अपन कौन से स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अभी दो स्टॉक्स पे रिसर्च की है थोड़ी बहुत, तो चलिए देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स है वो। और ये जो स्टॉक्स है वो इन्वेस्टिंग के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए डिस्क्लेमर है जो कि कंपलसरी गो थ्रू करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट स्टॉक है हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप लोग देखेंगे तो ये अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 282 के प्राइस पे। 282 के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, जो कि अभी थोड़ा ऊपर है ये स्टॉक। अपन उस पर भी आएंगे कि कौन से लेवल पे अच्छा दिखेगा। मार्केट कैप की अगर बात करेंगे तो ये 2,06,245 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और अभी अगर इसका अपन पी देखेंगे तो स्टॉक का पी नियर अबाउट 45.4 है। और डिविडेंड भी थोड़ा ठीक ठाक ही देता है स्टॉक, उतना खास नहीं है बट अच्छा है। और आर ओ ई काफ़ी अच्छा है 15 के ऊपर। याद रखिएगा 15% के अगर ऊपर आर ओ ई अगर मिलता है कोई भी स्टॉक का तो काफ़ी अच्छा कहलाता है। तो इसका जो आर ओ सी ई है वो 34.6 है, आर ओ ई है वो 26.3 है। और अगर आप लोग देखेंगे तो इंडस्ट्री का जो पी है इसका, जो जैसे जितने भी डिफेंस के और भी स्टॉक्स होंगे, ये डिफेंस का स्टॉक है, याद रखिएगा आप लोग, ये डिफेंस का स्टॉक है। तो डिफेंस के जो भी स्टॉक्स और हैं उन सभी का एवरेज पी समझ लो 73.5 है। और इस स्टॉक का पी आपको 45.4। तो कहीं ना कहीं ये अंडर वैल्यू लग रहा होगा, बट अभी तो इसकी वैल्यूएशन हाई हो चुकी है। अगर अपन चार्ट में जब आप लोगों को दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी ये कर चुका है। तो अभी ये करेक्शन फेज़ में है। अपन डिस्कस करेंगे कौन से प्राइस में ये अच्छा लग रहा है। तो अगर आप लोग थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे इसके बारे में तो ये है 1954 की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट टू द डिफरेंट डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर में ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को सप्लाई करती है ये कंपनी। और अगर अपन इसके की पॉइंट्स को देखेंगे तो की पॉइंट्स अपन देख लेते हैं। डिफेंस का इक्विपमेंट ये सेल करती है वो नियर अबाउट 81% है। जैसे अगर कंपनी में 100% अगर कुछ इक्विपमेंट्स बन रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो उसमें से 81% डिफेंस सेक्टर को जाते हैं, नॉन डिफेंस को 15% जाते हैं। ये डिफेंस में क्या क्या बनाती है? डिफेंस में ये बनाती है रेडार बनाती है, फायर कंट्रोल सिस्टम बनाती है, वेपन सिस्टम बनाती है, कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये बनाती है डिफेंस से रिलेटेड, जो अपने डिफेंस में काम आती है, जो अपने इंडिया के जो डिफेंस है उस पर काम आती है। और रिलेटेड टू नॉन डिफेंस में अगर आप लोग देखेंगे तो 15% का ये काम करती है ओवरऑल। तो इसमें होमलैंड सिक्योरिटी हो गया, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, ये सारे चीज़ों में भी करती है। स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करती है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करती है। तो ये काफ़ी अच्छा है। और अगर इस सेगमेंट का रेवेन्यू अगर आप लोग देखेंगे तो 157% रहा है 2022 से लेकर 24 तक। तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँगा तो एक्सपोर्ट भी ये कंपनी करती है 4% का। अपने टोटल मॉडल से 4% का एक्सपोर्ट भी करती है। तो उस पर एक्सपोर्ट क्या क्या करती है? RWRS, MAWS, ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल टर्म है जो कि मुझे इसका मतलब नहीं पता है। मैकेनिकल पार्ट्स होंगे, कुछ ट्रेनिंग सिमुलेटर्स वगैरह होंगे, और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, ये सब ये सप्लाई करती है फ्रांस को, यूएसए को, स्पेन को, इसराइल को, चाइना को, जर्मनी को, और श्रीलंका को भी करती है, अर्मेनिया को भी करती है। जो कि इसका भी जो रिवेन्यू है वो कहीं ना कहीं 236% बिटवीन रहा है 22 से 24 के बीच, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इसका एक्सपोर्ट ओवरऑल कहीं ना कहीं बढ़ा होगा प्रीवियस ईयर से। और अगर आप लोग देखेंगे तो जो कंपनी की ऑर्डर बुक है, जो कंपनी के पास ऑर्डर आता है वो 86% रिलेटेड टू डिफेंस आता है, 11% रिलेटेड टू नॉन डिफेंस आता है, और 3% एक्सपोर्ट का आता है। जो कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं वो इस प्रकार से मिलते हैं। अगर जैसे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, तो कंपनी के पास 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है अक्रॉस इंडिया। द बेंगलोर एंड द गाज़ियाबाद आर द मेजर यूनिट्स।
तो जो बड़ी यूनिट्स हैं इनकी ये बेंगलोर और गाज़ियाबाद में है। और अगर केपेक्स की बात करेंगे तो कंपनी कहीं ना कहीं 650 करोड़ का एक केपेक्स की है प्लांट एंड मशीनरी को अपने इंक्रीज़ करने के लिए। और ये प्लानिंग कर रही है, ध्यान से सुनिएगा, ये प्लानिंग कर रही है 800 सीआर का केपेक्स करने का 2025 में, मतलब दिस ईयर पे। इस पे ये नई फैक्ट्रीज डालेंगे। आप लोग भी ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ सकते हैं। स्क्रीनर पे अगर आप लोग जाएंगे और सिंपली अगर वहाँ पे लिखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्च बॉक्स पे, तो ये कंपनी का ओवरऑल आपको जो ओवरव्यू है वो सारा दिख जाएगा। आप लोग भी ये सारी चीज़ें आप लोग डीपली स्टडी कर सकते हैं। मैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है मैं सिर्फ वही कवर कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। 2025 की अगर बात करेंगे तो जो कंपनी का एम है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का, वो 40% से लेके 42% तक हो सकता है। अभी जो है वो कंपनी 40% पे अगर होगी तो इनका एम है कि 42% तक प्रॉफिट अपना लेके जाएं। और एबिटडा जो इनका है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है एबिटडा का। तो ये कहीं ना कहीं 23% से लेके 25% तक हो सकता है 2025 पे। तो ये इनका एम है। और कंपनी का एक और एम है कि वो अपने रेवेन्यू फ्रॉम शेयर फ्रॉम नॉन डिफेंस को 30% तक लेके जाएं। 30% ऑफ इस टर्नओवर, 30% और इंक्रीज मतलब टोटल करेंगे नॉन डिफेंस सेक्टर पे। तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि नॉन डिफेंस सेक्टर का कितना है, नॉन डिफेंस सेक्टर का अभी है 11%। तो इसको ये ग्रो करेंगे 30% तक। ये कंपनी ने सोचा है इस ईयर पे 30% तक ग्रो करने का प्लानिंग है। तो कंपनी ओवरऑल अच्छी लग रही है। यहाँ पे एक चीज़ अपन और देख सकते हैं, डेब्ट। इस कंपनी का डेब्ट देखेंगे तो मार्केट कैप है 2,06,000 करोड़ का, और डेट है मात्र 60,080 करोड़ 60,080 लैक्स का। तो कोई ओवरऑल तो कोई इतना बड़ा डेट नहीं है जो कंपनी नहीं दे पाएगी। तो अगर अपन जाएंगे अब नीचे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं। जैसे 2021 का सितंबर, तो 22 का सितंबर देख लेंगे, फिर 23 का सितंबर देख लेंगे, और फिर 24 का सितंबर देख लेंगे। अपन ऐसे कंपैरिजन करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर यहाँ पे अगर अपन सेल देखेंगे तो यहाँ पे 3678 का सेल हुआ था। ये सारे करोड्स पे मैं फिगर्स बता रहा हूँ, तो आप लोग उस पर ध्यान रखेंगे। 3678 का सेल हुआ था, यहाँ पे 3962 का सेल हुआ था, यहाँ पे 4009 का सेल हुआ था, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 4605 का। ये करोड्स में बात आ रहा हूँ मैं, फिगर्स में एक बार और रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे लिखा है रुपीस इन करोड्स। तो अगर आप लोग देखेंगे तो कंपनी कहीं ना कहीं ग्रोथ स्टेज पे ही है। अगर आप लोग देखेंगे तो हर क्वार्टर पे कहीं ना कहीं एक इंक्रीमेंट यहाँ पे दिखा है। अगर ये तो हुई सितंबर की बात, अब देख लेते हैं दिसंबर में। ये देख लेंगे अपन दिसंबर में। दिसंबर पे अभी तो 2023 का दिसंबर का रिज़ल्ट आया नहीं है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो सेल यहाँ पे थी 3702, यहाँ पे थी 4153, यहाँ पे थी 4162। तो अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को इंक्रीमेंट ही दिखेगा। तो कंपनी ओवरऑल सेल्स पे तो इंक्रीमेंट की है, बट देखते हैं कि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो सितंबर मंथ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 864 का यहाँ पे प्रॉफिट था। उसके बाद डायरेक्टली दूसरे सितंबर पे चले जाते हैं 2022 के, यहाँ पे था 868। उसके बाद 2023 के में 1014, और उसके बाद 2024 के में 1400। तो काफ़ी अच्छा इंक्रूवमेंट इसमें भी दिखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अगर आप लोग देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रॉफिट बनाई है कंपनी ने 3-4 साल से। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे ये सारा, अगर आप लोग अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन अगर ये सारे काटेंगे, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले कितना प्रॉफिट बना है ये भी देख लेते हैं। तो अगर 2021 की बात करेंगे तो 826 का प्रॉफिट बना है। ध्यान रखिएगा मैं सारे करोड़ में फिगर्स की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद 2022 पे अगर आप लोग देखेंगे तो 831 का प्रॉफिट बना है। उसके बाद 2023 पे अगर आप लोग देखेंगे तो 1041 का प्रॉफिट बना है। फिर 2024 पे अगर सितंबर पे बात करेंगे
तो 1445 का। तो इस पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रॉफिट पे ही है कंपनी, और काफ़ी अच्छा ग्रोथ की है प्रीवियस अपने ईयर से। फिर उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट पे अगर अपन डायरेक्टली अगर नेट प्रॉफिट डायरेक्टली देखें कंपनी का, तो नेट प्रॉफिट भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2021 सितंबर पे नेट प्रॉफिट था कंपनी का 625। उसके बाद 2022 पे अगर आप लोग देखेंगे तो 624। उसके बाद अगर आप लोग 2023 पे देखेंगे तो 790। उसके बाद अगर आप लोग 2024 पे देखेंगे तो 1093। यहाँ पे भी कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट हुआ है कंपनी का नेट प्रॉफिट पे। यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर था, अगर ये 2021 पे अगर आप लोग देखेंगे और 2022 पे अगर आप लोग देखेंगे तो 1 करोड़ का यहाँ पे डिफरेंस था। और उसके ओवरऑल फिर उसके बाद जो ग्रोथ हुई है कंपनी में, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है नेट प्रॉफिट पे। तो कंपनी के पास इतना पैसा तो बच रहा है। फिर अगर आप लोग अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है, ये ईयर ऑन ईयर के बेसिस में काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है इस पर। तो अभी करंटली 1.49 का जो लास्ट है सितंबर का, ये आया, अभी दिसंबर का आना बचा है क्वार्टरली रिजल्ट, तो वो भी जब आ जाएगा तो उसका भी पता चल जाएगा ईपीएस कितना है। फिर अपन प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस भी जो है वो अपना करोड़्स की अपन फिगर पे बात करेंगे, और ये भी कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है। तो अगर आप लोग इस पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर का देखेंगे, इसमें जैसे 2023 हो गया, फिर मार्च का 14 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 16 हो गया, ऐसे करके 2024 तक अपन देखते हैं कि क्या इंक्रीमेंट हुआ है क्या सेल्स पे भी। तो अगर आप लोग देखेंगे तो पहले ये कंपनी 6273 का बिजनेस कर रही थी 2023 पे, फिर 6518 का यहाँ पे भी इंक्रीमेंट है, फिर 7093 का यहाँ पे भी इंक्रीमेंट है, फिर 7354 का। तो अगर आप लोग यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे तो अभी आज की डेट पे 20,268 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है ये कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो ये भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ हुआ है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुआ है। और अगर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 911 मतलब 900 करोड़ से ये कंपनी अब 3,985 करोड़ तक की बिजनेस कर चुकी है। नेट प्रॉफिट इसके पास इतना बचता है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखा रहा है कंपनी को। अगर डिविडेंड पे आउट का बात करेंगे, 20% का पहले डिविडेंड देती थी, अभी 40% का डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड में भी कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हुआ है, कंपनी ने काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो अगर अपन CAGR का बात करते हैं तो CAGR भी अगर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है कंपनी का। पिछले 10 साल में 24% बना के दिया है, फिर 5 साल में 55%, फिर 3 साल में 60% और फिर 1 साल में 52%, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी का अगर बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं 2025 के लेवल को ही लोग मैच कर रहे हैं। जैसे 10 साल अगर 10 साल का बात करें तो 20% का दिए हैं, 5 साल का बात करें तो 22% का दिए हैं, 3 साल का बात करें तो 23% का दिए हैं, और लास्ट ईयर 26% रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। पिछले 10 साल में 15%, फिर 5 साल में 16, पिछले 3 साल में 24, और ITM में अगर आप लोग देखेंगे ओवरऑल तो 37% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी की अगर बैलेंस शीट की बात करें तो जो मैं बोरोइंग्स की बात कर रहा था कि कंपनी पे कोई डेट थोड़ी है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो उतना कुछ खास नज़र नहीं आएगा आप लोगों को। कंपनी का डेट है वो कहीं ना कहीं 61 करोड़ है। तो ये मार्केट कैप के काफ़ी छोटा डेट यहाँ पे कंपनी लेके चल रही है, जो कि कोई इसकी बड़ी बात नहीं है। अपन टोटल आ जाते हैं, और अगर अपन एसेट की बात यहाँ पे करें, अगर फिक्स्ड एसेट जो प्लांट एंड मशीनरी कंपनी बढ़ाने का सोच रही है, जो अपने नए नए प्लांट्स प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेगी, अगर आप लोग वो भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस पर इंक्रीमेंट हुआ है। अगर यहाँ पे फिक्स्ड एसेट की बात करेंगे तो कंपनी ने लैंड बिल्डिंग, तो कंपनी ने अगर देखेंगे तो फैक्ट्रीज जो सेटअप की है, नया मशीनरी वगैरह प्लांट वगैरह जो कंपनी ने लगाया है, ये भी कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हुआ है। तो हो सकता है कि जो 2025 में भी इनका प्लानिंग है उसमें भी अगर यहाँ पे बैलेंस शीट आती है तो उस पर भी आप लोगों को 2025 की जो बैलेंस शीट आएगी उस पर भी आप लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिले फिक्स्ड एसेट पे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा दिख रही है। अभी अगर कैश फ्लो की बात करें कि कंपनी के पास इन द एंड कितना पैसा बचता है उनके हाथ में, तो ये कंसोलिडेट फिगर्स है, ये भी करोड़ पे है।
तो अगर आप लोग देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है ये उतना खास मुझे लगा नहीं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा कैश फ्लो है। जो अगर इस साल का देखेंगे तो ये 2739 का नेगेटिव कैश फ्लो है, मतलब कंपनी के पास हाथ में कुछ पैसा बचता नहीं है, ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाता है कंपनी से। अगर 2023 पे देखेंगे तो 2645 का यहाँ पे बचा था पैसा, और उसके पहले अगर देखेंगे तो 1742 का पैसा फिर से यहाँ पे कंपनी के हाथ में बचा नहीं। और 2021 का देखेंगे तो 1422। तो ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे तो कंपनी ठीक ही लग रही है मुझे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रहा है कंपनी में। फिर अगर रेशियो की बात करें तो ROCE अगर आप लोग देखेंगे तो 18% था 13-14 में, फिर 15-16 में ये 20% था, फिर 17-18 में ये 23 और 25% था, उसके बाद 19-20 में 30% था, फिर 26% था। अभी अगर आप लोग देखेंगे तो 30 से 35% हुआ। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ग्रोथ को दिखा रहा है कंपनी का। बस इसका एक कैश फ्लो ही अगर आप लोग देखेंगे तो मुझे थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। बाकी ओवरऑल कंपनी जो मुझे लग रही है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। और अगर आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान देंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो 2021 पे थी और अभी सितंबर 2024 तक का इस पर डेटा है, तो अगर आप लोग उस पर देखेंगे तो ये प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है ये सेम एज इट इज़ होल्डिंग अपनी जमाए रखे हैं। यहाँ पे कोई भी अपना माल बेचा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस दिखा रहा है प्रमोटर कि यहाँ पे मेरी कंपनी एक स्टेबल ग्रोथ पे है और भी प्रॉफिट कमा सकती है मेरी कंपनी करके। यहाँ पे प्रमोटर ने अपना एक यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखा रहा है अपनी कंपनी के ऊपर। अगर FIS की बात करें जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स रहते हैं तो वो भी कंटिन्यूसली 17% 16% ऐसे टाइप का अपना यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे हैं। 17% 16% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से। और अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करें अपनी इंडिया की, तो वो भी कहीं ना कहीं 20 to 25% के आसपास यहाँ पे अपने डोमेस्टिक की म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर बड़े बड़े जो भी इन्वेस्टर्स हैं अपने, ये सारे लोगों ने यहाँ पे इतना पैसा लगा चुके हैं, मतलब कंपनी में इतना % का उनका स्टेक है। फिर अगर आप लोग पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें जो अपने अपने ऐसे रिटेलर्स की आते हैं, तो ये भी साइमल्टेनियसली काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। अगर 2024 की ही बात करें मार्च की, तो ये 8.66 से बढ़ के अभी अगर आप लोग सितंबर मंथ पे देखेंगे तो फिर ये 11.37% हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे रिटेलर्स का भी पार्टिसिपेट हो रहे हैं। ये भी काफ़ी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये था कंपनी का ओवरऑल व्यू। अभी अपन देख लेते हैं चार्ट पे। तो अगर आप लोग चार्ट पे देखेंगे तो कंपनी कैसी दिख रही है एक बार देख लेते हैं। क्या अभी बाय करना चाहिए कि अभी क्या करना चाहिए, ये तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो ही आपको रिकमेंड कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बाय सेल का सिग्नल देने के लिए नहीं हूँ। तो अभी देख लेते हैं चार्ट पे ये कैसी दिख रही है। तो 282 अभी मेरे हिसाब से कंपनी थोड़ा ओवर वैल्यू है। अपन इसको वेट कर सकते हैं 260 पे, 260 पे सोच सकते हैं या फिर 220 पे सोच सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्राइस रहेगा इस पे एंटर करने के लिए। और अगर मैं आप लोगों को इसका वीकली चार्ट दिखाऊं, तब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये इसका वीकली चार्ट अगर आप लोग देखेंगे, रैली किया है, ये काफ़ी अच्छी रैली हुई है ऊपर की तरफ। उसके बाद अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट फेज चल रहा है। तो अगर ये 260 के प्राइस में अगर आप लोगों को मिल सकती है तो आप लोग थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर 220 के प्राइस में मिल सकती है तब अपनी फुल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। 260 के प्राइस में भी अगर आके ये वापस से रिवर्स कर जाती है तो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा आप लोगों को इन्वेस्टिंग के लिए मौका मिलेगा अगर ये 260 के प्राइस में आ जाती है तो। और अगर आप लोग थोड़ा और वेट कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं, जैसे कुछ लोग अगर 260 के प्राइस में इन्वेस्ट किए, 260 के प्राइस में अगर इन्वेस्ट किए उसके बाद अगर वो थोड़ा और वेट किए और अगर ये 220 के प्राइस तक आ गई तो आप लोग यहाँ पे क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का एवरेज थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बट ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे तो कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो 260 और 220 का प्राइस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, आप लोग इस पर बने रह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए।
और ये भी बात है कि जो अपना बजट आने वाला है, अभी जो 1 फरवरी को यहाँ पे अपना बजट आने वाला है, उस पर हो सकता है कि जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा बजट लेके आ जाए अपने डिफेंस सेक्टर के लिए। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो वॉर सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा चला है अपने 2024 पे। तो उस केस पे अगर आप लोग देखेंगे तो हो सकता है कि बजट जो अपना रहेगा इस बार डिफेंस का वो थोड़ा इंक्रीज़ होता हुआ दिखे प्रीवियस ईयर से। जो अपने को इस पे जो बजट पे जो पैसा मिलता है, बजट पे जो डिफेंस सेक्टर को पैसा मिलता है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होता हुआ दिखे प्रीवियस ईयर से। तो ये था अपना पहला स्टॉक। अपन दूसरे स्टॉक को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं दूसरे स्टॉक को। तो हमारा जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है कालपत्रु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, KPIL इसका शॉर्ट फॉर्म, KPIL ये इसका शॉर्ट नेम है। आप लोग इसे भी सर्च कर सकते हैं। करेंटली ये अभी कौन से प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 1230 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अभी थोड़ा ऊपर है, बट कहीं ना कहीं अपन वेट करेंगे इसका थोड़ा नीचे आने का। और ये स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो हमारा सेकेंड स्टॉक है ये रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है हमारा, रिलेटेड टू इंफ्रा। देखते हैं इसके बारे में और डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। इसका जो मार्केट कैप है ये काफ़ी छोटा है, 21,000 करोड़ की कंपनी है ये। और इसका करंट प्राइस मैंने आपको बता दिया 1230। और अगर इसका स्टॉक का पी देखेंगे तो नियर अबाउट 40.8 का पी है। और अगर आप लोग इंडस्ट्री से इसके जैसे कंपेयर करेंगे तो 58 का पी है। जैसे अगर जो भी रिलेटेड टू पावर ट्रांसमिशन कंपनी हो गई या फिर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे टाइप की जो कंपनी है, तो उनका जो इंडस्ट्री का पी है वो 58.2 है। और इस कंपनी का जो आज का पी है वो 40.8 का पी है। अगर आर पे ध्यान देंगे तो आर इसका 16% है और आर है वो 10% है। मैंने कहा था कि 15% से ऊपर अगर रहेगा तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आर इसका 15% से ऊपर है, बट आर है वो थोड़ा नीचे है 5%। और अगर आप लोग डेट टू इक्विटी होता है वो 1% से नीचे रहना चाहिए। तो जो कंपनी का भी है वो कहीं ना कहीं 0.94 है। और अगर आप लोग टोटल डेट की बात करेंगे तो 4859 का डेट है, 4859 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 21,010। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा कवर कर सकती है कंपनी, जो इसका डेट है वो इजीली इसको पे कर सकती है। कोई उतना बड़ा बात नहीं है कंपनी के लिए। बट ये है कि इसको कंटिन्यूसली हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि ये कंपनी और ज़्यादा उधार थोड़ी ले रही है। और ज़्यादा अगर उधार लेगी और ज़्यादा डेट लेगी तो कंपनी को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है इसको पे करने के लिए, अगर आप बड़े लेवल पे भी बात करेंगे तो। और चलिए अभी देख लेते हैं कि कंपनी क्या क्या वर्क करती है, देख लेते हैं, फिर उसके की पॉइंट्स पे एक बार नज़र डाल लेंगे। तो कंपनी का बेसिकली वर्क क्या है देख लेते हैं अपन। वो रिलेटेड टू पावर ट्रांसमिशन में भी काम करती है, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का भी काम करती है, रेलवेज़ में भी इसका कुछ ना कुछ काम है। और बायोमास से ये पावर जनरेट करती है। तो ये कंपनी का बेसिकली कंपनी क्या करती है उसके बारे में था। और अगर आप लोग देखेंगे की पॉइंट्स पे, तो की पॉइंट्स पे अगर अपन चले जाएंगे तो की पॉइंट्स पे अपने को दिखेगा। और अगर आप लोग देखेंगे की पॉइंट्स पे, तो की पॉइंट्स पे अगर अपन चले जाएंगे तो की पॉइंट्स पे अपने को दिखेगा। तो जो इसका बेसिकली ईपीसी है वो 98% क्या 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 चीज़ों से आता है। तो ये हो गया जैसे ऑयल एंड गैस हो गया, फिर रेलवेज़ हो गया, बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज़ हो गया, वाटर पाइपलाइंस हो गया। तो ये सारे जो चीज़ें ये कंपनी करती है। और टॉप 3 प्लेयर्स है डोमेस्टिक टीडीआई सेक्टर में। ये सारे चीज़ों के लिए टॉप 3 प्लेयर्स में से एक है ये कंपनी। और अगर आप लोग देखेंगे तो 98% मोटा मोटी ये हो गया। और 2% का है ये डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स भी देखती है, जैसे कि मेंटेनेंस करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट करती है। तो ये सारे काम भी ये कालपत्रु प्रोजेक्ट्स करती है। और अगर आप लोग देखेंगे इसका ऑर्डर बुक पे एक बार ध्यान देंगे तो इसको कंपनी को क्या क्या ऑर्डर मिले हैं 2024 पे। तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 47,300 करोड़ की उसको मिली थी, जिसमें से 33% ट्रांसमिशन का था, बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज का 22% था,
वाटर सप्लाई का 26% था, अर्बन इंफ्रा का 7% था, 9% रेलवे का था और ऑयल एंड गैस का 3% था, जिसमें आउट ऑफ टोटल ऑर्डर बुक 61% इज़ फ्रॉम डोमेस्टिक एंड 39। तो अगर आप लोग इस पर ध्यान देंगे तो 61% जो था वो डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर इसने काम किया है, और जो रेस्ट इसके प्रोजेक्ट है 39% वो सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक बात है कि ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल भी काम करती है ये कंपनी, और इंडिया पे भी काम करती है, और ये काफ़ी सारे चीज़ों में इसका जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई है, जैसे कि ये बिल्डिंग फैक्ट्रीज भी बनाती है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, और पाइपलाइंस वगैरह जो बड़े बड़े पाइपलाइन रहते हैं वाटर सप्लाई करने के लिए वो सप्लाई करती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देती है, रेलवेज़ में भी है, ऑयल एंड गैस भी है। तो ये इसका जो कंपनी जो काम करती है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। तो ये काफ़ी अच्छी देखने को बात मिल रही है यहाँ पे। अभी आप लोग अगर इंटरनेशनल फुटप्रिंट देखेंगे कंपनी कहाँ कहाँ पे है, तो कंपनी के अभी अगर एक इंटरनेशनल फुटप्रिंट की बात करें तो 70 कंट्रीज़ में अभी इसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। देखेंगे 2023 में 33% ऑफ द टोटल रिवेन्यू वाज फ्रॉम जनरेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। तो जो कंपनी का 33% जो टोटल रिवेन्यू है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट से आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि जो हमारे इंडिया की कंपनी है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है इंटरनेशनल भी। और अगर आप लोग देखेंगे तो जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे अपन ध्यान दे देते हैं। जो कंपनी जो है वो ओन करती है टू टावर फैब्रिकेशन। और अगर बायोमास पावर प्लांट की बात करें तो कंपनी के पास 2 बायोमास पावर प्लांट हैं अभी, तो जो कि है राजस्थान में इंडिया के। तो ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ इसकी। आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग स्क्रीनर पे सिंपली जा सकते हो। स्क्रीनर पे सिंपली जाके कालपत्रु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड के पी आई एल याद रखिएगा, KPIL जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो। और आप लोग चाहो तो और भी इसका डिटेल एनालिसिस कर सकते हो। मैं तो बस ऊपर ऊपर से आप लोगों को एक बार समझा रहा हूँ कि ये कंपनी मुझे क्यों अच्छी लग रही है। तो अगर आप लोग देखेंगे उसके बाद इसकी सब्सिडियरीज कंपनीज पे ध्यान देंगे, तो सब्सिडियरीज कंपनीज पे अगर अपन ध्यान देंगे तो जो कंपनी है वो मेजरली स्टेक जो इसका 68% स्टेक है वो जेएमसी प्रोजेक्ट इंडिया का इंडिया में भी इसका स्टेक है, जिसका परसेंटेज 68% है। तो कंपनी कहीं ना कहीं इस पे भी डोमिनेट कर रही है। और अगर श्री शुभम लॉजिस्टिक पे भी इसका 100% होल्डिंग है, मतलब कंपनी की ही है ये श्री शिवम लॉजिस्टिक। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी जो KPIL है वो 2 कंपनी में अभी अपना स्टेक रखी है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो हाई प्लेज ऑफ प्रमोटर शेयर्स है, इसका मतलब ये है कि प्रमोटर जो अपने स्टेक्स हैं वो कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं इस पर। तो ये 56% था मार्च 2021 पे, जो कि 41% आ चुका है 2023 पे। तो टोटल कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे ये नेगेटिव है इस कंपनी पे कि 56% था अगर आपका प्रमोटर होल्डिंग, तो अभी आप जो मार्च 2023 पे है वो 41%। तो प्रमोटर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना स्टेक जो है वो प्लेज कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। बाकी देखते हैं फिर हमें और क्या देखने को मिलता है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इसके कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो अगर आप लोग क्वार्टरली देखेंगे कंपनी, तो जो भी मैं अमाउंट बोलूँगा ये कहीं ना कहीं करोड़ पे है, तो आप लोग इस पे ध्यान देंगे। तो 2021 पे सितंबर पे इनकी सेल्स थी 3549। उसके बाद 2022 सितंबर पे देखते हैं अपन, तो 3798 इनकी सेल्स यहाँ पे पॉजिटिव हुई है, कहीं ना कहीं बढ़ी है। उसके बाद 2023 पे आ जाते हैं तो 4518। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखेगा आप लोगों को। फिर अगर 2024 पे देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के भी बेसिस पे सितंबर मंथ पे इस पे ग्रोथ दिखाई है इसने कंपनी ने। फिर अगर 2021 के दिसंबर से अगर आप लोग देखना चालू करें तो दिसंबर पे अगर आप लोग देखेंगे तो 388 389 का है यहाँ पे टोटल सेल्स।
तो ये 2022 के दिसंबर में 4000 करोड़ तक हो गया है। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो 2023 के में 4896 हो गया है, और अभी दिसंबर का डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी ने इस पे भी पॉजिटिव सेल्स ही है, इसका कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुआ है हर एक साल जो कंपनी का सेल्स है। अगर आप लोग डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं हर एक ईयर का, तो वो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल तो एनालिसिस नहीं कर पाऊँगा इसका। और अगर आप लोग देखेंगे तो जो प्रॉफिट, अपन डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं, तो नेट प्रॉफिट अगर आप लोग 2021 का देखेंगे तो 83 करोड़ का कंपनी के पास प्रॉफिट था। और अगर आप लोग आज देखेंगे तो 2021 से लेके सितंबर 2024, तो आज कंपनी के पास 126 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये काफ़ी अच्छा एक जंप देखने को मिला है पिछले 3-4 साल पे अपने प्रॉफिट पे कंपनी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुआ इनका प्रॉफिट भी। तो ये काफ़ी अच्छी बात देखने को मिल रही कंपनी से। ये क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस है, ये ईयरली नहीं है। तो किसी क्वार्टर पे ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, किसी क्वार्टर पे कम प्रॉफिट भी हो सकता है। इससे हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कंपनी जो है वो, जैसे अगर 2021 पे समझ लो 83 करोड़ का बिजनेस इसने किया है, 83 करोड़ का इसने प्रॉफिट कमाया है, 2024 पे ये 126 करोड़ है, तो ये कुछ उतनी खास बात नहीं है। ये हो सकता है कि यहाँ पे इसको जो ऑर्डर्स मिले होंगे, यहाँ पे जो इसको पैसा मिला होगा 2021 में, वो कम मिला होगा एज़ कम्पेरिजन टू 2024 पे। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जैसे 2021 पे दिसंबर पे इसने 259 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो अगर आप लोग इससे इसको कंपेयर करेंगे तो ये तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लगेगा आप लोगों को। बट कहीं ना कहीं अगर आप लोग समझ लो 2023 दिसंबर को अगर कंपेयर करेंगे नेट प्रॉफिट से, तो ये आप लोगों को फिर कम लगेगा। यहाँ पे कंपनी का, यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट डिक्रीज़ हो गए। बट ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है कि जैसे ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो इनका काम जो रहता है ना वो 2-3 साल 4 साल का काम रहता है। तो 2-3-4 साल पे धीरे धीरे इनके पास पैसा आता है, फिर इन द एंड जब इनका काम कंप्लीट हो जाता है तो जो रिमेनिंग अमाउंट रहता है वो आता है। तो इसके कारण यहाँ पे कुछ मंथ्स पे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएगा आप लोगों को, कुछ मंथ पे एकदम कम प्रॉफिट दिखाएगा। तो इससे आप कंपनी को जज नहीं कर सकते कि कंपनी जो है वो कुछ महीनों पे प्रॉफिटेबल रहती है, फिर कुछ महीने पे कम प्रॉफिटेबल रहती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये है ईयरली बेसिस पे जो कि कंसोलिडेटेड है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो इसका सेल्स था 2013 में, जो इसका सेल्स था 6051 का, जो कि बढ़ के अभी हो गए हैं 19,626, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है पिछले 9 सालों में। डबल से भी ज़्यादा हो गया है ये पिछले 9 साल में। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप लोग देखेंगे तो ग्रोथ देखने को मिला है इसके टोटल सेल्स पे। अभी ध्यान दे लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट पे, अपन डायरेक्टली चले जाते हैं नेट प्रॉफिट पे। तो अगर नेट प्रॉफिट पे ध्यान देंगे तो अब जो मैं बात करूँगा ये ईयरली बेसिस पे, ये यहाँ पे कंपैरिजन करना बनता है कि ईयरली पे कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है। तो ये अच्छी बात होगी, यहाँ पे देख सकते हैं अपन। तो 2013 पे कंपनी ने किया है 134 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद देखेंगे तो 24 पे 10 करोड़ से रिड्यूस हो गया इसका प्रॉफिट। 124 हुआ है, फिर उसके बाद वापस से रिड्यूस हो गया, फिर वापस से रिड्यूस हो गया, और उसके बाद 2017 पे कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट वापस इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा आप लोगों को। और उसके बाद से जो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है, ये काफ़ी अच्छी बात देखने को मिल रही है कंपनी पे। तो अगर आप लोग डायरेक्टली कंपेयर करेंगे पिछले 10 साल से, तो जो मार्च 2024 था, उससे प्रीवियस 10 साल पहले 2014 पे अगर इसने बिजनेस बनाया है 124 करोड़ का, तो आज की डेट पे जो कंपनी है 2024 पे मार्च के, तो वो 500 करोड़ का बिजनेस बना चुकी है। तो समझ लीजिए ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रही है कंपनी। तो ओवरऑल कंपनी मुझे अच्छी लग रही है यहाँ तक। बस इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो एक दिक्कत है यहाँ पे कंपनी में, जो प्रमोटर अपने स्टेक छोड़ रहे हैं, अपना प्लेज कर रहे हैं स्टेक्स, तो ये अच्छा नहीं माना गया है। बाकी अगर आप लोग डिविडेंड की भी बात करेंगे तो डिविडेंड कंपनी कंटिन्यूसली दी है अपने इन्वेस्टर को,
जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप लोग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ तो पिछले 10 साल से 16% का प्रॉफिट ग्रोथ है, 5 साल से 2% का, पिछले 3 साल से 0% का प्रॉफिट ग्रोथ है, और अगर आप लोग टोटल ओवरऑल बोलेंगे तो 28% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी में। अगर CAGR की बात करेंगे तो 18% का CAGR है पिछले 10 साल से। उसके बाद 5 ईयर से अगर आप लोग देखेंगे तो 24% का CAGR है, पिछले 3 साल से 49% का CAGR है, और 1 साल से 68% का CAGR है, जो कि काफ़ी अच्छा माना गया है कंपनी में कि 15% से ऊपर इसका CAGR होना चाहिए कोई भी कंपनी का, 15 to 20% तो होना ही चाहिए, जो कि कंपनी ने कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखा है। इक्विटी की अगर अपन बात करें तो 10-11-10-10, तो यहाँ पे कंपनी कहीं ना कहीं 10% पे स्टिक है, जो कि थोड़ा कंपनी में थोड़ा कम है। इसको नियर अबाउट 15% के आसपास होना चाहिए था। इसका बैलेंस शीट, तो अगर बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास ठीक ठाक अच्छा खासा जो पैसा है वो रिज़र्व है, और जो इसके टोटल बोरोइंग्स है जिसको इसको पे करना है, तो ये कंपनी अपने रिज़र्व के पैसे से भी इसको पे कर सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी यहाँ पे अपना जो बोरोइंग्स है वो एकदम ज़्यादा नहीं है जिससे वो पे ना कर पाए, तो ये अपने रिज़र्व के पैसे से भी जो अपनी बोरोइंग्स है इसको पे कर सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिला इस कंपनी। कैश फ्लो की बात करें तो जो लास्ट ईयर था वो कैश फ्लो 53 करोड़ का पॉजिटिव देखने को मिला है। उसके प्रीवियस ईयर अगर आप लोग देखेंगे तो 104 करोड़ का माइनस पे देखने को मिला है, मतलब कंपनी के हाथ पे कुछ पैसा बचा नहीं, उल्टा कहीं ना कहीं खर्च हो गए। फिर 2022 के प्रीवियस पे देखेंगे, 2022 पे अगर देखेंगे मार्च पे, तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो कि कैश फ्लो पे देखने को मिला है, जो कि पॉजिटिव है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 2022 तक, मार्च के 2022 तक प्रमोटर्स के पास जो शेयर होल्डिंग थी, जो इनके ओनर है उनके पास जो शेयर होल्डिंग थी वो 51.5 यहाँ पर थी। बट अगर आप लोग आज कंपेयर करेंगे दिसंबर 2024 पे, तो केवल और केवल 33% तक रह गई है। तो ये अच्छी बात देखने को बस यहाँ पे नहीं मिल रही है। ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है कि ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव है यहाँ पे कि यहाँ पे जो अपने प्रमोटर्स है वो स्टेक को सेल कर रहे हैं, और तो स्टेक उठा कौन रहा है ये भी देख लेते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जो DIIs है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से जो अपने FIIs है, ये कहीं ना कहीं अपने स्टेक जो है वो बढ़ाए हैं कंपनी में, तो यहाँ पे एक ये पॉजिटिव है। और अगर आप लोग देखेंगे तो जो डोमेस्टिक अपने जो म्यूचुअल फंड वाले प्लेयर्स हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं अपने, ये 35% से अपना स्टेक बढ़ा के अभी 45 पे ले गए हैं। और अगर आप लोग रिटेल पब्लिक की भी बात करेंगे तो ये 7.32 से लेके अभी 8.23 तक पहुंच गए हैं। तो ओवरऑल खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं कि कंपनी आप लोगों को कैसी लग रही है, आप लोग और कुछ डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को जो दोनों कंपनी में से कुछ और भी एक्स्ट्रा अगर आप लोगों को न्यूज़ मिले या फिर कुछ और आप लोग रिसर्च करें तो उसको डेफिनेटली कमेंट्स पे शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को कुछ नया मिलता है तो। बाकी देखते हैं फिर इसके चार्ट पे आ जाते हैं। तो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग इसका प्राइस चल रहा है 1259, मतलब 1260 रुपये के लगभग का अभी करेंटली प्राइस चल रहा है इसका। और अगर आप लोग मंथली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है और अभी एक रेड कैंडल बना रहा है, ये मंथ जनवरी का जो स्टार्ट हुआ है। तो नियर अबाउट अगर ये समझ लो थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा डीप करेक्शन मारता है, तो फिर और अच्छा टाइम हो जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए। इसको मैं एक बार वीकली चार्ट पे आप लोगों को स्विच करके दिखा देता हूँ। तो अगर 1100 के आसपास, 1100 1120 अगर इसके आसपास कहीं पे भी आता है तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं अपन यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है ये, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके फिर थोड़ा सा रिवर्स करके ऊपर चला जाए। तो अगर 1100 के आसपास कहीं पे भी आएगा, 1120 के आसपास, तो फिर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग सोचेंगे उसके बाद भी अगर थोड़ा और नीचे आ गया या फिर कोई और वेट कर रहा है, तो नियर अबाउट 1000 से लेके 980 तक का जो लेवल है, यहाँ पे एक अपन सेकेंड इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे सोच सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा हो सकता है ये आने वाले टाइम में। मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है ये आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोग इसका प्रीवियसली चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल आप लोग देखेंगे तो यहाँ से समझ लो अपना
न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था 2024। तो 2024 का जो स्टार्टिंग था वो नियर अबाउट इस लेवल से था 700 से, और कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखोगे तो ये हाई बना चुका है, 1450 का। तो ऑलमोस्ट पैसा इसमें डबल हुआ है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में, और ये बजट जो है अपना, इस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करे रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलेटेड टू पावर ट्रांसमिशन, तो हो सकता है कि इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो फ्रेंड्स इतना ही आज के लिए, बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो में, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो दो स्टॉक, जो पहले स्टॉक था वो BEL है और दूसरा हमारा कालपत्रु KPIL। तो ये दोनों आप लोग वॉच लिस्ट में अपन ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी फिर से लास्ट में बोलूँगा कि मेरे तरफ से ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं थी। आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।